वेलकम टू इंडियन रेलवे। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न से, ठीक है, जो कि लूसेंट से लिया गया है। हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, लूसेंट का निचोड़। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि लूसेंट में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को करवाएंगे हम और लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का वीडियो में 105 प्रश्न है और हम इसी तरह का वीडियो डेली लाते रहेंगे, जिसमें कल से और बढ़ाया जाएगा, 120 प्लस किया जाएगा। ठीक है, अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, आप लूसेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? तो क्या है? क्रिस्टोफ सिलेरस। ठीक है, किसे जाता है? क्रिस्टोफ सिलेरस। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से मिलता है? तो 4 स्रोत से मिलता है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अगला प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? तो होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रु। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो सूर्य देवता सावित्री का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो देवता सोम का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे चर्चित महिला का नाम क्या है? तो गर्गी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्यान्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है। अगला प्रश्न है, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का स्रोत कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अधर्यु। अगला प्रश्न है, बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। किस में है? तो यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्रातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद कन्याओं का निंदा करता है? तो अथर्ववेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। आप लोगों ने इतने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारा भी एक चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से वेद कन्याओं का निंदा करता है? तो अथर्ववेद। ठीक है, किस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचार और अंधविश्वास का विवरण मिलता है? तो अथर्ववेद। किस वेद में सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो अथर्ववेद को। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा? तो अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई है? तो 6, शिक्षा, ज्योतिष, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुराण का रचयिता किसे कहा जाता है? तो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है?
तो 18 है। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्री यानी संहिता। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति है। अगला प्रश्न है शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति। अगला प्रश्न है नारद स्मृति का संबंध किस युग से है? तो गुप्त युग से। अगला प्रश्न है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक। अगला प्रश्न है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। अगला प्रश्न है जैन साहित्य की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? तो कल्प सूत्र से। अगला प्रश्न है महावीर की जीवनी कहाँ मिलता है? तो भागवती सूत्र में। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। ये चाणक्य का ही नाम है। ठीक है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम है, उपनाम। अगला प्रश्न है मौर्य काल का जानकारी कहाँ से मिलता है? तो अर्थशास्त्र से। ठीक है, कहाँ से मिलता है? अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न है रास्तरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है? कल्हण। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है? पन्नी। तो स्पीड में गा रहे क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, हम चाहते कि आपका कम से कम वक्त लगे, इसीलिए। ठीक है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? गर्गी संहिता। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित था। टेसियस किस देश का यात्री था? तो ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, टेसियस कहाँ का था? ईरान का राजवैद्य था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। अगला प्रश्न है हेरोडोटस का हिस्टोरिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। सिकंदर के साथ कौन भारत आया था? तो 3 लेखक आया था। ठीक है, निर्याकस, अनेसिकट्रस, अरिस्टोबुल्स। ठीक है, कौन आया था? अरिस्टोबुल्स। अगला प्रश्न है मेगास्थनीस किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। अगला प्रश्न है मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीस। अगला प्रश्न है डायमेकस किसका राजदूत था? तो सीरिया नरेश अंत्योकस का। अगला प्रश्न है डायमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न है डायोनिसियस किसका राजदूत था? डायोनिसियस किसका राजदूत था? तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का। ठीक है, किसका था? मिस्र नरेश फिलाडेल्फस का। अगला प्रश्न है डायोनिसियस किसके दरबार में भारत आया था? तो अशोक के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है भारत का भूगोल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो टॉलमी। अगला प्रश्न है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्लिनी। अगला प्रश्न है फाहियान किस देश का यात्री था? तो चीन। अगला प्रश्न है फाहियान किस के दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अगला प्रश्न है शयुगन किस देश का यात्री था? ठीक है, शयुगन चीनी यात्री था और 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, हेनसांग किस देश का यात्री था? तो चीनी यात्री था। 629 ईस्वी में भारत आया था और 645 ईस्वी में वापस चला गया था। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट होगा हम बताते हुए जाएंगे। ये वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है हेनसांग में बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ और किस देवता का पूजा करता है? ठीक है, हेनसांग जो था बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ और किसका पूजा करता था? तो सूर्य और शिव देवता का। ठीक है, अगला प्रश्न है इंसान के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है इत्संग किस देश का यात्री था? इत्संग। ठीक है, इत्संग किस देश का था? तो चीन का था और 7वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला प्रश्न है अल्ब्रुनी किस देश का यात्री था? तो अल्ब्रुनी अरब देश का यात्री था। अगला प्रश्न है अल्ब्रुनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है रेहला पुस्तक का लेखक कौन है? तिब्बन तुत्ता। अगला प्रश्न है कंगियूर और तंगियूर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तारानाथ। तारानाथ कहाँ का था? तो तिब्बत का था। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह
किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो भारत कब आया था? तो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, बोगास कोई नामक अभिलेख से किस देवता का नाम मिला है? तो वरुण, इंद्र और नासत्य का। ठीक है, बोगास कोई नामक अभिलेख से किसका मिलता है? तो वरुण, इंद्र और नासत्य का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो एरन अभिलेख से मिला था। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी का होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, रोम सिक्के को क्या कहा जाता था? तो अरिकमेडु। ठीक है, रोम सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ था? अरिकमेडु, पुदुचेरी के निकट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कलिंग राजा खारवेल से। किससे? कलिंग राजा खारवेल से। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन से। ठीक है। अगला प्रश्न है, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो गौतमी वलसरी से। अगला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन से। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो प्रतिहार नरेश भोज से। अगला प्रश्न है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो स्कंदगुप्त से। ठीक है। अगला प्रश्न है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो बंगाल शासक विजयसेन से। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला किस शैली का है? ठीक है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली किस शैली का है? तो नागर शैली का। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला किस शैली का है? तो द्रविड़ शैली का। अगला प्रश्न है, दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, जिसे क्या कहा जाता है? तो वेसर शैली। मतलब जो मिक्स नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स होकर जो बना है उसे वेसर शैली कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। ठीक है, पंचायतन शब्द जो है ना मंदिर रचना शैली से संबंधित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत जल्द साइंस का भी इसी तरह का निचोड़ वन लाइनर लाने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द आने वाले हैं, अगला सप्ताह तक आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम बायो से स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हर एक वीडियो में 100 से 110 क्वेश्चन के आसपास रहेगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कराया जाएगा 9, 10 का। ठीक है, वो भारती भवन से रहेगा। अगर आपको पढ़ना है हमारे साथ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर कब हुआ था? तो 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? तो 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल में। कब हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई थी? तो नव पाषाण काल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत से लोगों का चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी एक मौका दीजिए, हमारे चैनल से भी आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द हम साइंस का भी इसी तरह का सेशन लाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, अब एनटीपीसी दूर नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद,